नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। आज हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो ऊपर से तो सामान्य ज्ञान के लगते हैं, लेकिन असल में उनकी जड़ें इतिहास, संस्कृति और विज्ञान की गहरी कहानियों में छिपी हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है। हर जवाब एक सुराग है जो हमें एक बड़ी और ज्यादा दिलचस्प तस्वीर की ओर ले जाता है। हाँ, मतलब लक्ष्य सिर्फ क्या जानना नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे को समझना है। जी, क्योंकि जब हम कहानी से जुड़ते हैं तो जानकारी बोझ नहीं लगती, एक खोज बन जाती है। तो हमारी पहली खोज एक बहुत ही मशहूर त्योहार से जुड़ी है और उसका रिश्ता एक भयानक बीमारी से है। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना कि किसी जश्न की वजह एक महामारी हो सकती है। सवाल ये है कि हैदराबाद के प्रसिद्ध बोनालू उत्सव की उत्पत्ति किस बीमारी के प्रकोप से जुड़ी है। ये वाकई अजीब है और सही जवाब है प्लेग। इसके पीछे की कहानी हमें लगभग 200 साल पीछे 1813 में ले जाती है। 1813? जी, उस दौर में हैदराबाद और सिकंदराबाद, मतलब जो जुड़वां शहर हैं, वहां प्लेग ने भयानक तबाही मचाई हुई थी। हर तरफ डर का माहौल था। और ऐसी स्थिति में लोग अक्सर आस्था का सहारा लेते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस समय सिकंदराबाद में तैनात एक सैन्य बटालियन थी। उन्होंने उज्जैन की महाकाली से मन्नत मांगी। अच्छा। उन्होंने प्रार्थना की कि अगर देवी माँ उनके शहर को इस महामारी से बचा लेती हैं, तो वो यहाँ शहर के बीचों बीच देवी की मूर्ति स्थापित करेंगे और हर साल पूजा करेंगे। बिल्कुल। और कुछ समय बाद प्लेग का प्रकोप सचमुच खत्म हो गया। और उन्होंने अपना वादा निभाया होगा। पूरी शिद्दत से वो सैनिक उज्जैन गए और वहां से देवी महाकाली की एक लकड़ी की मूर्ति लेकर आए। लकड़ी की मूर्ति? हाँ, जिसे उन्होंने सिकंदराबाद में एक मंदिर में स्थापित किया। और उसी वादे को निभाने और देवी को धन्यवाद देने के लिए एक उत्सव की शुरुआत हुई। बोनालू? जी, बोनालू शब्द असल में तेलुगु के भोजनम से आया है, जिसका मतलब होता है भोजन। अच्छा, भोजनम कहते हैं, और देवी को चढ़ाया जाता है। तो एक महामारी ने एक स्थायी और खूबसूरत सांस्कृतिक परंपरा को जन्म दिया। कमाल है ना? वाकई कमाल है। एक संकट ने एक ऐसी संस्था को जन्म दिया जो आज तक कायम है। और संकट से संस्थाओं के जन्म की बात करें तो ये हमें हमारे अगले सवाल पर ले जाता है। ये भारतीय शासन प्रणाली से जुड़ा है। हमारे पास 3 घटनाएं हैं। ए, सरकारी आयोग की रिपोर्ट, बी, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, और सी, पुंछी आयोग का गठन। इन्हें सही कालानुक्रम में लगाना है। ये नाम सुनने में भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इनकी कहानी भी एक तरह से केंद्र और राज्यों के बीच के तनाव को सुलझाने की कोशिश से जुड़ी है। सेंटर स्टेट रिलेशंस? जी, भारत के संघीय ढांचे को मजबूत और सहज बनाना। अगर हम क्रम की बात करें तो सही क्रम ABC ही है। तो चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। सरकारी आयोग से शुरू करते हैं। ये क्यों बनाया गया था? देखिए, 1980 के दशक तक आते आते केंद्र और राज्यों के बीच कई मुद्दों पर टकराव बढ़ने लगा था। जैसे राज्यपाल की भूमिका हो, या वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, या फिर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल। तो इस तनाव को समझने और सुलझाने के लिए 1983 में जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग ने बहुत गहराई से अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट 1987-88 में सौंपी। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट ए। और इसी रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम उठाया गया होगा। एकदम। सरकारिया आयोग की सबसे बड़ी सिफारिशों में से एक ये थी कि केंद्र और राज्यों के बीच बातचीत और सहयोग के लिए एक स्थायी मंच होना चाहिए, एक परमानेंट काउंसिल। बिल्कुल। इसी सिफारिश को मानते हुए 1990 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जी, तो रिपोर्ट आई 87-88 में और परिषद बनी 1990 में, यानी B A के बाद आया। तो फिर पुंछी आयोग की जरूरत क्यों पड़ी जब एक परिषद बनी गई थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समय के साथ चुनौतियां बदलती हैं। 2000 के दशक में गठबंधन की राजनीति, आर्थिक उदारीकरण, आतंकवाद, नई चुनौतियां सामने आ गई। हाँ, जिनसे केंद्र राज्य संबंधों पर नया असर पड़ा। इसलिए इन बदलते हालातों को देखते हुए 2007 में एक और आयोग बनाया गया, पुंछी आयोग। जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। इसने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी। तो ये हमारा पॉइंट C है, जो सबसे आखिर में आता है। तो क्रम बिल्कुल साफ है।
सरकारी रिपोर्ट 1987-88, फिर अंतर्राज्यीय परिषद 1990 और फिर पुंछी आयोग 2007। ए, बी और सी एकदम स्पष्ट। बहुत ही साफ तरीके से समझ आया। हमने बात की कि कैसे संकट से सांस्कृतिक और राजनैतिक संस्थाएं बनती हैं। अब एक ऐसी संस्था की बात करते हैं जो भारत के गौरव से जुड़ी है, खेल। सवाल यह है कि पटियाला के महाराजा के एक पुराने महल में आज एक राष्ट्रीय खेल संस्थान है। इसका नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कब रखा गया था? इसका सही जवाब है 23 जनवरी 1973। 23 जनवरी। जी, और जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा, ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती? बिल्कुल। संस्थान का नामकरण उन्हें श्रद्धांजलि देने और देश के नौजवानों को उनके अनुशासन और देशभक्ति के आदर्शों से प्रेरित करने के लिए किया गया था। और ये संस्थान अपने आप में बहुत खास है ना? ये किसी पुराने महल में है। जी, ये पटियाला के भव्य मोती बाग पैलेस में स्थित है, जो कभी पटियाला रियासत के महाराजा का निवास हुआ करता था। वाह। 1961 में इस संस्थान की स्थापना के बाद इसे इस महल में जगह दी गई। और ये कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा? हाँ, इसकी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, बेहतरीन कोचिंग और भारतीय खेलों में इसके योगदान को देखते हुए इसे अक्सर भारतीय खेलों का मक्का कहा जाता है। भारतीय खेलों का मक्का, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। और ये सम्मान कमाया हुआ है। आप भारत के किसी भी बड़े एथलीट का नाम सोचिए, बहुत संभावना है कि उन्होंने अपने करियर में कभी ना कभी यहाँ ट्रेनिंग ली होगी। अच्छा। मिल्खा सिंह से लेकर पीटी ऊषा और आज के दौर में नीरज चोपड़ा तक कई महान एथलीटों ने यहीं पसीना बहाया है। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय खेल प्रतिभा का तीर्थ स्थल है। अद्भुत। हमने एक आधुनिक भारतीय संस्था की बात की, लेकिन चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। उस दौर में जब भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी जा रही थी। सवाल है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी, उसमें कितने सदस्य थे? ये एक छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें उस दौर की राजनीति की गहरी समझ देता है। सही उत्तर है 4 सदस्य। 4? जी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पर लगाम कसने का। क्योंकि इससे पहले तो कंपनी काफी हद तक अपनी मनमानी कर रही थी। बिल्कुल। तो इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। पर वो अकेले तो सारे फैसले नहीं ले सकते थे, तो ये 4 सदस्य उनकी मदद के लिए थे या उन पर नजर रखने के लिए? ये बेहतरीन सवाल है। सच तो यह है कि ये दोनों काम के लिए थे। उनकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, लेकिन इसका एक बड़ा मकसद गवर्नर जनरल की ताकत को कंट्रोल करना भी था। अच्छा, कंट्रोल करना। हाँ, परिषद में 4 सदस्य थे और गवर्नर जनरल को मिलाकर कुल 5 लोग हो गए। कोई भी फैसला बहुमत से होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिषद के 3 सदस्य गवर्नर जनरल के खिलाफ वोट कर दें तो वो कुछ नहीं कर सकते थे? कुछ भी नहीं, भले ही वो सबसे बड़े अधिकारी हों। तो क्या गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं था? ये तो उनके लिए काफी मुश्किल स्थिति रही होगी। शुरुआती दौर में उनके पास कोई वीटो पावर नहीं था। ये शक्ति बाद के एक्ट्स में दी गई है। और आपने सही कहा, वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। परिषद के सदस्यों के साथ उनके रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहते थे। और हाँ, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी, जो भारत में औपचारिक न्यायिक प्रणाली की शुरुआत थी। जब ब्रिटिश कलकत्ता में अपनी परिषदें बना रहे थे, उसी दौर में भारत में एक और बड़ी शक्ति अपने चरम पर थी, मराठा साम्राज्य। हमारा अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। बाजीराव प्रथम को ऐतिहासिक ग्रंथों में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? उन्हें मुख्य रूप से बाजीराव बल्लाल के नाम से जाना जाता था, जो उनका पूरा नाम था। बाजीराव बल्लाल? जी, लेकिन उनकी शख्सियत को जो नाम सबसे अच्छी तरह से बयां करता है, वो है उनकी उपाधि लड़ाकू पेशवा, यानी द फाइटिंग पेशवा। लड़ाकू पेशवा। और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली थी। 1720 से 1740 तक अपने 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। 40 से ज्यादा? और नतीजा ये कि वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। एक भी नहीं। उनका रिकॉर्ड 40-0 का था। वो अपनी बिजली की रफ्तार से किए गए हमलों और सैन्य रणनीति के लिए जाने जाते थे।
उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक 1728 का पालखेड़ का युद्ध माना जाता है, जहां उन्होंने अपनी चतुराई से हैदराबाद के बहुत शक्तिशाली निजाम को बुरी तरह हराया था। राव नाम से भी तो उन्हें जाना जाता था। हाँ, उन्हें राव के नाम से भी जाना जाता था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विजनरी थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को एक छोटी सी रियासत से उत्तर भारत तक फैला दिया था। 40-0 का रिकॉर्ड तो किसी भी युग में अविश्वसनीय है। हम अभी तक बड़े बड़े साम्राज्यों, सरकारों और इंसानों की बनाई संरचनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जीवन की सबसे बुनियादी संरचना पर जाएं, एकदम सूक्ष्म स्तर पर, तो एक सवाल वहां से भी है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं को अंदर से सहारा देने वाले प्रोटीन के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ये विषय बदलना बहुत दिलचस्प है। जैसे हमारे शरीर को हड्डियों का ढांचा यानी कंकाल संभालता है, वैसे ही हर एक कोशिका के अंदर भी एक कंकाल होता है। उसे कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो इसका काम भी हमारे कंकाल जैसा ही है, सिर्फ आकार देना। आकार देना इसका एक मुख्य काम जरूर है। ये प्रोटीन के धागों का एक जाल है जो कोशिका को पिचकने से बचाता है और उसे एक निश्चित आकार देता है। लेकिन इसका काम इससे कहीं ज्यादा है। आप इसे कोशिका के अंदर का शहर मान सकते हैं। शहर? हाँ, साइटोस्केलेटन उस शहर का ढांचा भी है और उस शहर का हाईवे सिस्टम भी। हाईवे सिस्टम? वो कैसे? देखिए, कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें ऑर्गेनल कहते हैं। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रास्ते चाहिए होते हैं। साइटोस्केलेटन यही रास्ते या ट्रैक मुहैया कराता है। अच्छा। इसके अलावा जब कोशिका विभाजित होती है यानी 1 से 2 बनती है, उस प्रक्रिया में भी एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। क्या बात है, कोशिका के अंदर का शहर, ये उपमा हमेशा याद रहेगी। चलिए अब कोशिका के स्तर से वापस इंसानी संस्कृति की ओर लौटते हैं, और वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई। हमारा अगला सवाल उड़ीसा के एक त्योहार से है। नुआखाई उत्सव के दौरान नबन्ना यानी नया चावल सबसे पहले किस देवी को चढ़ाया जाता है? इसका जवाब है माँ समलेश्वरी। माँ समलेश्वरी। जी, नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा का सबसे बड़ा कृषि त्योहार है। इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। नुआ का मतलब है नया और खाई का मतलब है खाना। नया खाना? हाँ, नई फसल के स्वागत का जश्न है जो गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। और नबन्ना का क्या महत्व है? नबन्ना का मतलब है नया अन्न। ये त्योहार प्रकृति के प्रति आभार जताने का एक तरीका है। किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसल का पहला दाना खुद खाने से पहले अपनी इष्ट देवी को अर्पित करते हैं। और संबलपुर के इलाके में माँ समलेश्वरी प्रमुख देवी हैं। बिल्कुल, इसलिए सबसे पहले नबन्ना का भोग उन्हीं को लगाया जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के चक्र, अच्छी फसल के लिए देवी के आशीर्वाद और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। जिस तरह त्योहारों का एक तय ढांचा और रीति रिवाज होते हैं, उसी तरह हमारी कलाओं का भी एक ढांचा होता है। ये हमें हमारे अगले सवाल पर लाता है, जो संगीत से जुड़ा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड संगीत रचना के लिए क्या शब्द है? वो खूबसूरत शब्द है बंदिश। बंदिश? जी, बंदिश का शाब्दिक अर्थ ही है जो बंधी हुई हो। संगीत के संदर्भ में ये किसी एक राग के भीतर सुरों और शब्दों की एक निश्चित रचना होती है। ये उस राग का परिचय देती है, उसके चरित्र और उसके नियमों को स्थापित करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कलाकार इस बंदिश से बाहर नहीं जा सकता? उसकी अपनी रचनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खूबी है। बंदिश एक ढांचा है, जेल नहीं। अच्छा। गायक या वादक पहले बंदिश को स्थापित करता है और फिर उसी के आधार पर, उसी के नियमों में रहते हुए अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करके राग का विस्तार करता है, जिसे बढ़त या इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो बंदिश वो नींव है जिस पर कलाकार अपनी रचनात्मकता का महल खड़ा करता है। ये जानना दिलचस्प है कि दक्षिणी भारतीय संगीत में भी ऐसी ही किसी रचना के लिए कोई शब्द है? जी, ये बहुत रोचक बिंदु है। दक्षिण भारतीय यानी कर्नाटक संगीत में इसी तरह की संरचित रचना को कृति कहा जाता है। कृति? हाँ, दोनों का उद्देश्य एक ही है, राग को एक सुंदर और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, लेकिन उनकी शैलियां और नाम अलग हैं। और ये संरचना का विचार हर जगह है, कला से लेकर अर्थव्यवस्था तक, जो हमें हमारे आज के आखिरी सवाल पर ले जाता है, जो बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से सही हैं।
पहला कथन यूनिट बैंकिंग के बारे में है, दूसरा चेन बैंकिंग के बारे में और तीसरा शाखा बैंकिंग के बारे में। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सही जवाब है कि कथन आय और आय सही है। ओके, तो आय और आय सही हैं। जी, अब समझते हैं क्यों। पहला कथन कहता है कि यूनिट बैंकिंग में बैंक का संचालन एक ही ऑफिस से होता है। ये बिल्कुल सही है। कोई ब्रांच नहीं होती। कोई ब्रांच नहीं होती। ये प्रणाली पहले अमेरिका में बहुत लोकप्रिय थी। दूसरा कथन कहता है कि चेन बैंकिंग में कई बैंकों को एक ही व्यक्ति या समूह नियंत्रित करता है। ये भी सही है। तो फिर तीसरा कथन जो शाखा बैंकिंग के बारे में है वो गलत क्यों है? तीसरा कथन कहता है कि शाखा बैंकिंग में भी केवल एक ही कार्यालय होता है। ये सरासर गलत है। क्योंकि शाखा बैंकिंग तो वही है जो हम भारत में देखते हैं। बिल्कुल। सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय स्टेट बैंक। SBI का एक मुख्यालय है, लेकिन उसकी देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों में भी हजारों शाखाएं हैं। हाँ, हर शहर में। जी, ये सभी शाखाएं एक ही बैंक का हिस्सा है। इसलिए शाखा बैंकिंग की पहचान ही अनेक कार्यालयों से होती है, एक से नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज हम सब महावीर स्वामी को जैन धर्म के सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये परंपरा तो उनसे भी बहुत पुरानी है ना? जी हाँ, बहुत पुरानी। तो सवाल ये है कि इसकी शुरुआत किसने की? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये सवाल हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जी, उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और जैन परंपरा के अनुसार वही इस युग के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाया। आदिनाथ, दिलचस्प है। लेकिन यहाँ तीर्थंकर शब्द का असल मतलब क्या है और क्या उनका जिक्र सिर्फ जैन ग्रंथों में ही मिलता है? देखिए, तीर्थंकर शब्द का मतलब है पथ प्रदर्शक, एक तरह से मार्ग बनाने वाला। अच्छा। वो जो हमें संसार के दुखों के सागर से पार ले जाने के लिए एक पुल या तीर्थ बनाते हैं। वाह। जैन धर्म में ऐसे 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव पहले थे और 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ऋषभदेव का उल्लेख केवल जैन ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में? ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उनकी विरासत और उनके विचारों की जड़ें उस दौर तक जाती हैं जिसके बारे में हमारे पास लिखित इतिहास भी बहुत कम है। बिल्कुल, ये उनकी प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे पता चलता है कि उनके विचार उस समय की आध्यात्मिक चेतना का एक अहम हिस्सा थे। और हर तीर्थंकर का एक प्रतीक भी होता है, सही कहा ना? हाँ, हर एक का। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, यानी बैल, जो शक्ति, धर्म और अहिंसा का प्रतीक है। वाह। तो एक सरल से सवाल ने हमें इतिहास की इतनी गहराइयों तक पहुंचा दिया। जी। अब धर्म और अध्यात्म के मार्ग से आगे बढ़ते हैं और कला के एक अनोखे रूप को समझते हैं। ये कला आंध्र प्रदेश की है, जिसे बुर्रा कथा कहते हैं। इसमें कलाकार एक खास वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? वो मुख्य वाद्य यंत्र है तंबूरा। तंबूरा। जी। लेकिन बुर्रा कथा को सिर्फ एक वाद्य यंत्र से नहीं समझा जा सकता। कल्पना कीजिए कि आप आंध्र के किसी गांव के चौराहे पर बैठे हैं, शाम हो चुकी है और एक कलाकार अपने हाथ में एक तार वाला तंबूरा लेकर देवताओं और वीरों की कहानियां गाना शुरू करता है। यही बुर्रा कथा का जादू है। ये सुनने में तो बहुत रोमांचक लग रहा है। मतलब ये सिर्फ एक संगीत प्रदर्शन नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने की एक कला है। बिल्कुल। तो क्या वो कलाकार अकेला होता है मंच पर? नहीं, और यही इसे और भी जीवंत बनाता है। एक मुख्य कथावाचक होते हैं जिन्हें भागवतार कहते हैं। वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, भागवतार। जी। लेकिन उनके साथ दो और सहयोगी होते हैं। एक सहयोगी जो अक्सर एक हास्य किरदार होता है, वो कहानी पर सवाल उठाता है, आज के जमाने से जोड़कर मजाक या टिप्पणी करता है। हाँ, दिलचस्प है। और दूसरा सहयोगी कहानी के राजनीतिक या सामाजिक पक्ष पर जोर देता है। वे कोरस में गाते भी हैं और गुम्मट या डाकी जैसे छोटे ताल वाद्य से संगीत को और दमदार बनाते हैं। मतलब ये एक तरह का पूरा थिएटर है, मनोरंजन, संगीत और साथ में सामाजिक संदेश भी। हाँ, बिल्कुल। बुर्रा कथा के जरिए पौराणिक कथाओं से लेकर आजादी की लड़ाई और आज के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों तक सब कुछ लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये मनोरंजन के साथ साथ लोक शिक्षण का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। आंध्र की इस जीवंत कहानी कहने की कला से अब हम हिमालय की शांत और रहस्यमयी ऊंचाइयों की ओर चलते हैं, लद्दाख।
वहां के हेमिस मठ में एक प्रसिद्ध त्योहार होता है जहां भिक्षु रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर एक पवित्र नृत्य करते हैं। सवाल यह है कि ये नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये नृत्य, जिसे छम कहते हैं, मठ और स्थानीय लोगों के संरक्षक देवताओं का आवाहन और प्रतिनिधित्व करता है। छम। जी, ये देखने में एक शानदार अनुभव होता है। बड़े बड़े मुखौटे, रेशमी पोशाकें और धीमी लयबद्ध चालें। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ध्यान है। संरक्षक देवता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नृत्य का मकसद सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य भी है। ये मुखौटे क्या दर्शाते हैं? इसका उद्देश्य पूरी तरह से आध्यात्मिक है। ये हेमिस त्योहार गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरे बुद्ध का दर्जा दिया गया है ना? बिल्कुल। मान्यता है कि उन्होंने ही तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो ये छम नृत्य असल में बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों पर धर्म की विजय का एक प्रतीकात्मक मंचन है। अच्छा, हर मुखौटा एक विशेष देवता या दानव का प्रतीक होता है। यानी एक तरह की आध्यात्मिक लड़ाई है जिसे नृत्य के जरिए दिखाया जा रहा है। एकदम सही। इस नृत्य के माध्यम से भिक्षु उन संरक्षक देवताओं का आवाहन करते हैं ताकि वे लोगों की रक्षा करें, बुराइयों का नाश करें और क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाएं। ये द्रुक्पा काग्यो संप्रदाय की एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। शक्तियों पर नियंत्रण की बात हो रही है, तो चलिए अब आधुनिक इतिहास की तरफ चलते हैं। एक समय था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से कहीं ज्यादा एक अनियंत्रित राजनीतिक ताकत बन गई थी। जी, ऐसा लगता था कि वो अपनी मनमर्जी से युद्ध कर रही है, संधियां कर रही है। तो ब्रिटिश संसद ने इस पर लगाम लगाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। हाँ, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पर ऐसा क्या खास प्रतिबंध लगाया गया था? ये उस समय का एक बहुत बड़ा कदम था। इस एक्ट ने सीधे सीधे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के, यूं कहिए, पर कतर दिए। अच्छा, उन पर ये प्रतिबंध लगाया गया कि वे ब्रिटिश सरकार के बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लिए बिना भारत में किसी भी राज्य के खिलाफ न तो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और ना ही कोई संधि कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कंपनी के विस्तारवादी नीतियों पर एक सीधा हमला था। क्या ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि कंपनी उन्हें किसी अनचाहे युद्ध में घसीट लेगी? बिल्कुल यही डर था। कंपनी के अधिकारी अपने मुनाफे और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार युद्ध कर रहे थे, जिससे ब्रिटिश सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा था और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग रही थी। पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में एक तरह की दोहरी सरकार की व्यवस्था बना दी। कंपनी के व्यापारिक मामले तो कंपनी के डायरेक्टर देखते थे, लेकिन सारे राजनीतिक, सैनिक और राजस्व से जुड़े फैसले लेने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाबदेह था। एकदम सही। तो संक्षेप में ये एक लगाम थी जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि भारत में असली बॉस कंपनी नहीं, बल्कि लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद है। जी, ये भारत पर ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण से अब कला के उस शिखर पर चलते हैं जहां नियंत्रण और अनुशासन ही कला को जन्म देता है। हम बात कर रहे हैं कत्थक के सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की। वाह! वो कत्थक के एक बहुत प्रसिद्ध घराने से ताल्लुक रखते थे। उस घराने का क्या नाम? वो कालका बिंदादीन घराने से थे। कालका बिंदादीन। जी, ये नाम शायद कुछ लोगों को नया लगे, लेकिन असल में ये कत्थक के सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक लखनऊ घराने का ही आधिकारिक नाम है। अच्छा, लखनऊ घराने का ही? तो ये नाम कैसे पड़ा? और हम जानते हैं कि बिरजू महाराज एक महान कलाकार थे, लेकिन इस घराने की खासियत क्या थी जिसने उन्हें ये मंच दिया? दरअसल इस घराने का नाम 19वीं सदी के दो महान कलाकारों, दो भाइयों, कालका प्रसाद महाराज और बिंदादीन महाराज के नाम पर पड़ा। अच्छा। उन्होंने ही लखनऊ घराने की शैली को परिष्कृत किया और उसे आज का रूप दिया। और बिरजू महाराज तो इसी विरासत की चौथी पीढ़ी थे। उनके पिता अच्छन महाराज और उनके चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज खुद कथक के दिग्गज थे। मतलब उन्हें ये कला विरासत में मिली थी? जी बिल्कुल। लेकिन विरासत को संभालना और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना दो अलग बातें हैं। इस घराने की शैली ने कथक को क्या दिया? लखनऊ घराने की सबसे बड़ी खासियत है इसकी नजाकत, खूबसूरती और भाव पर जोर। भाव पर? जी, यहाँ सिर्फ तेज चक्करों या पैरों की जटिल ताल पर ही नहीं, बल्कि चेहरे के भावों, आंखों और हाथों की मुद्राओं से कहानी कहने पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और बिरजू महाराज इस कला के उस्ताद थे।
वो एक पूरी कहानी अपनी आंखों से कह सकते थे। क्या बात है। उन्होंने कथक को शास्त्रीय मंचों से निकालकर दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। एक कलाकार जो एक पूरे कलारूप की पहचान बन गया। अब एक और पहचान की कहानी पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। जी। आज हम इसे दिल्ली या दिल्ली कहते हैं, लेकिन इस शहर की नींव किसने रखी और क्या ये सच है कि इसका नाम पुराने सिक्कों पर आधारित है? ये बिल्कुल सच है और दिल्ली के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना है। दिल्ली की स्थापना का श्रेय तोमर राजवंश को दिया जाता है। तोमर राजवंश? जी। 11वीं सदी में राजा अनंगपाल तोमर ने लाल कोट का निर्माण करवाया, जो आज कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है। इसे ही दिल्ली का पहला शहर माना जाता है और इन्हीं तोमर शासकों ने एक खास तरह के सिक्के चलाए थे। और उन्हीं सिक्कों का नाम? उन सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। देहलीवाल? हाँ, ये तांबे के सिक्के थे जो उस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में थे। बाद में जब चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार किया तब भी ये सिक्के चलते रहे। तो इन्हीं देहलीवाल सिक्कों के नाम पर शहर का नाम दिल्ली पड़ा। इतिहासकारों का यही मानना है। ये तो अद्भुत है। मतलब शहर की आर्थिक पहचान, उसकी करेंसी ने उसे उसका नाम दिया। ये बताता है कि शुरुआत से ही ये शहर व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। निश्चित रूप से एक शहर का नाम उसके सिक्कों से आना ये दर्शाता है कि उस समय की अर्थव्यवस्था कितनी जीवंत रही होगी। अर्थव्यवस्था की बात चली रही है तो चलिए अर्थशास्त्र के एक सबसे मौलिक और दिलचस्प सिद्धांत को समझते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने एक अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड की बात की थी। जी। ये सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। ये अदृश्य हाथ आखिर है क्या? ये वाकई में अर्थशास्त्र के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। अदृश्य हाथ एक रूपक है। एक रूपक? हाँ, स्मिथ का कहना था कि जब एक मुक्त बाजार में हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ या अपना फायदा देखता है, जैसे एक दुकानदार ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है और एक ग्राहक कम से कम कीमत पर सबसे अच्छी चीज खरीदना चाहता है। तो इस प्रक्रिया में वे अनजाने में ही पूरे समाज का भला कर देते हैं। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। व्यक्तिगत लालच से सामूहिक भलाई कैसे हो सकती है? क्या इसे आज के किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए स्मार्टफोन के बाजार से। स्मार्टफोन का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। सोचिए, कंपनी बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर वाला फोन क्यों बनाती है? ताकि उसका फोन ज्यादा बिके और वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। बिल्कुल, ये उसका स्वार्थ है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे दूसरी कंपनियों से मुकाबला करना पड़ता है। सही बात है। इस मुकाबले की वजह से सभी कंपनियां नए नए इनोवेशंस करने पर मजबूर हो जाती हैं और कीमतें भी नियंत्रण में रखती हैं। इसका अंतिम फायदा किसे मिलता है? हम जैसे ग्राहकों को। हमें कम कीमत पर बेहतर से बेहतर तकनीक मिलती है। जी। मतलब किसी सरकार या योजना आयोग ने यह तय नहीं किया कि फोन कैसा बनेगा। बाजार की ताकतों ने, यानी उस अदृश्य हाथ ने अपने आप ये संतुलन बना दिया। बिल्कुल, यही एडम स्मिथ का सिद्धांत है कि जब हर कोई अपने हित में काम करता है तो एक अदृश्य हाथ उन सभी के कामों को इस तरह से निर्देशित करता है कि अंत में पूरे समाज की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ये अदृश्य हाथ तो हमारे आर्थिक परिदृश्य को आकार देता है, लेकिन वो कौन सा हाथ है जो हमारे भौतिक परिदृश्य यानी हमारे गांवों और बस्तियों को आकार देता है? मेरा सवाल यह है कि भारत के कुछ हिस्सों जैसे उत्तराखंड या बुंदेलखंड में बस्तियां बिखरी भी क्यों होती हैं, घर दूर दूर क्यों होते हैं? इसका जवाब उस इलाके के भूगोल में छिपा है। बिखरी हुई बस्तियों का मतलब है जहां घर एक दूसरे से काफी दूरी पर हों, जैसे एक घर एक पहाड़ी पर तो दूसरा किसी दूसरी घाटी में। अच्छा। ऐसा उन जगहों पर होता है जहां संसाधन बिखरे हुए होते हैं, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खेती के लिए समतल जमीन बहुत कम और छोटे छोटे टुकड़ों में उपलब्ध होती है। तो लोग अपनी जमीन के पास ही घर बना लेते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। जो दूर दूर हो सकते हैं। और इसके ठीक विपरीत गंगा के मैदान है। जी, वहां जमीन उपजाऊ है, पानी भरपूर है, इसलिए वहां संसाधन एक जगह केंद्रित हैं। इससे लोगों को एक दूसरे के पास बड़े बड़े गांवों में एक साथ रहने में आसानी होती है। तो ये सीधे सीधे प्रकृति और इंसान के बीच का एक संवाद है। जैसा भूगोल होगा वैसा ही समाज का फैलाव होगा। हाँ, हमारी बस्तियों का नक्शा असल में उस जमीन का नक्शा है जिस पर हम रहते हैं। जमीन की बात हुई है तो चलिए अपने आखिरी सवाल पर आते हैं, जो हमें जमीन के और अंदर ले जाता है। भारत के ठीक बीच में स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला। जी। ये पर्वत श्रृंखला किस खनिज के उत्पादन के लिए खास तौर पर जानी जाती है? विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से चूना पत्थर
या लाइमस्टोन के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। लाइमस्टोन। हाँ, ये वही चूना पत्थर है जो सीमेंट उद्योग की रीढ़ है। भारत के कई बड़े सीमेंट प्लांट इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। चूना पत्थर तो ठीक है, ये औद्योगिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने सुना है कि इन्हीं पर्वतों में कुछ ऐसा भी छिपा है जो बहुत ज्यादा कीमती और चमकदार है। क्या मैं हीरो की बात कर रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक हैरान करने वाला तथ्य है कि मध्य प्रदेश के पन्ना में जो प्रसिद्ध हीरे की खदानें हैं, वो भी इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला के चट्टानों में मिलती हैं। वाह! लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पर्वत श्रृंखला ने हमें सिर्फ खनिज और हीरे ही नहीं दिए, बल्कि इसने भारत की वास्तुकला की विरासत को भी गढ़ा है। वास्तुकला को? वो कैसे? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, सांची का स्तूप, इन सब शानदार इमारतों में क्या समानता है? लाल पत्थर। बिल्कुल, इन सब में लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है, और ये बेहतरीन क्वालिटी का बलुआ पत्थर विंध्य की खदानों से ही निकाला गया है। क्या बात है! तो आप देखें, एक ही पर्वत श्रृंखला देश में सीमेंट भी बना रही है, हीरे भी दे रही है, और हमारी ऐतिहासिक इमारतों की नींव भी रख रही है। तो इन सब बातों का पहला सवाल संविधान से जुड़ा है। इसमें 2 कथन हैं। पहला, अनुच्छेद 131A उच्च न्यायालयों को मतलब हाई कोर्ट्स को केंद्रीय कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार देता है, और दूसरा, इसे 43वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। सवाल है कि इनमें से कौन सा सही है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें भारतीय राजनीति के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर में वापस ले जाता है। यहाँ जो सही जवाब है वो है केवल 2। केवल 2। मतलब पहला कथन गलत है। हाँ, पहला कथन गलत है, और गलती बहुत ही बारीक है। देखिए, 1976 में 42वां संशोधन आया था, जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसी संशोधन ने अनुच्छेद 131A जोड़ा था, लेकिन ये विशेषाधिकार उसने उच्च न्यायालयों को नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को दिया था। अच्छा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को? पर ऐसा क्यों? मतलब हाई कोर्ट से ये शक्ति लेने की जरूरत क्या थी? उस वक्त की सरकार का सोचना था कि इससे एकरूपता आएगी। अगर एक ही केंद्रीय कानून पर देश के अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग फैसले सुनाएंगे तो उससे बहुत भ्रम पैदा हो सकता है। तो उन्होंने तय किया कि केंद्रीय कानूनों की वैधता पर सुनवाई का अधिकार सिर्फ एक ही जगह हो, सुप्रीम कोर्ट। समझ गई। एक कानून, एक फैसला। ये लॉजिक तो ठीक लगता है। और यहीं पर फिर दूसरा कथन सही हो जाता है। जी, आपातकाल के बाद 1977 में जब जनता सरकार आई तो उनका एक मुख्य उद्देश्य था 42वें संशोधन के जो कुछ विवादित प्रावधान थे उन्हें पलटना, और इसीलिए वो 43वां संशोधन लेकर आए। और उसी के तहत अनुच्छेद 1 से 31A को हटा दिया गया। बिल्कुल, और इस तरह उच्च न्यायालयों की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी उसे वापस बहाल कर दिया गया। ये एक तरह से शक्तियों के संतुलन को फिर से स्थापित करने जैसा था। ये तो वाकई दिलचस्प है। ये सिर्फ एक कानून का हटना नहीं, बल्कि एक पूरे राजनीतिक युग के बदलने का संकेत था। चलिए, अब संविधान से अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्या उत्पादन किया जाए यानी व्हाट टू प्रोड्यूस का निर्णय इनमें से किसे दर्शाता है? ये अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याओं में से पहली और शायद सबसे बुनियादी समस्या है। यहाँ सही विकल्प है पूंजी और उपभोक्ता वस्तुओं के बीच चयन। पूंजी और उपभोक्ता वस्तुएं मतलब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। हाँ, देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के पास संसाधन सीमित होते हैं। पैसा, लोग, जमीन, सब कुछ लिमिटेड है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हम इन सीमित संसाधनों से क्या बनाएं? क्या हम भोजन, कपड़े जैसी उपभोक्ता वस्तुएं बनाएं जो आज हमारी जरूरतें पूरी करें, या फिर हम मशीनें, औजार, फैक्ट्री जैसी पूंजीगत वस्तुएं बनाएं जिनसे भविष्य में और ज्यादा उत्पादन हो सके? तो एक तरह से ये आज की जरूरत और कल के विकास के बीच का एक चुनाव है। एकदम सही, ये एक ट्रेड ऑफ है। और बाकी 2 समस्याएं कौन सी है? हाँ, वो भी बताइए। दूसरी है कैसे उत्पादन करें, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। ये तकनीक के चयन से जुड़ी है। मतलब हम ज्यादा लोगों से काम कराएं या ज्यादा मशीनों से, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान। और तीसरी है किसके लिए उत्पादन करें, यानी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जो भी बना है वो समाज में बटेगा कैसे। ये राष्ट्रीय आय के वितरण का सवाल है। वाह, तो ये 3 सवाल मिलकर ही किसी देश की पूरी आर्थिक दिशा तय करते हैं। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था के सिस्टम से हटकर शरीर के सिस्टम पर आते हैं, विज्ञान की ओर।
मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सर्केडियन लय मतलब सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है, जिसे हमारे शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है? इसका नियंत्रण करता है अधोक्षेतक यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जिसे सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस या एससीएन कहते हैं। SCN। जी, एससीएन। यही हमारे शरीर की जैविक घड़ी का मुख्य केंद्र है, हमारा मास्टर क्लॉक। मास्टर क्लॉक। तो यही हमें बताता है कि कब सोना है और कब जागना है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी आंखों से रोशनी का सिग्नल लेता है। जब बाहर उजाला होता है तो ये शरीर को जगाए रखने का संकेत देता है, और जब अंधेरा होता है तो ये नींद लाने वाले हार्मोन्स को रिलीज करने का सिग्नल भेजता है। इसी से हमारा पूरा सोने जागने का चक्र नियंत्रित होता है। और बाकी विकल्पों का क्या काम है, जैसे अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम? सेरेबेलम भी बहुत जरूरी है। वो हमारे शरीर का संतुलन, हमारी मुद्रा, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और सुषुम्ना शीर्ष यानी मेडुला ऑब्लुंगाटा, वो तो दिल की धड़कन और सांस लेने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब वो काम जो अपने आप होते रहते हैं। वाकई हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है। चलिए अब साहित्य की दुनिया में चलते हैं। एक क्लासिक सवाल, अंग्रेजी उपन्यास 3 Men in a Boat किसने लिखा है? इसके लेखक हैं जेरोम के जेरोम। ये 1889 में प्रकाशित एक बेहद मजेदार यात्रा वृत्तांत है। मजेदार? मैंने सुना ये बहुत फनी किताब है। बहुत ज्यादा। इसकी कहानी टेम्स नदी पर 3 दोस्तों और उनके एक कुत्ते की नाव यात्रा के बारे में है। लेखक ने रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को इतने ह्यूमर के साथ लिखा है कि आप हंसे बिना रह ही नहीं सकते। आज भी ये उतनी ही ताजा लगती है। और बाकी लेखक भी तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, बिल्कुल। आर्थर कॉनन डॉयल ने शर्लॉक होम्स लिखा, मार्क ट्वेन ने द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर और R.L. स्टीवनसन ने ट्रेजर आइलैंड। सभी अपने आप में क्लासिक्स हैं। बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल जो भारतीय संस्कृति और नृत्य से जुड़ा है। दुम्हाल नृत्य के दौरान नर्तक क्या पहनते हैं? वे रंगीन वस्त्र पहनते हैं, कलरफुल रोब्स। दुम्हाल जम्मू और कश्मीर की वट्टल जनजाति के पुरुषों का एक लोक नृत्य है। अच्छा, सिर्फ पुरुषों का? जी, पारंपरिक रूप से ये पुरुष ही करते हैं। नर्तक लंबी वाइब्रेंट रंगीन पोशाक पहनते हैं और साथ में एक लंबी शंक्वाकार टोपी भी पहनते हैं जो मोतियों और सीपियों से सजी होती है। सुनने में ही बहुत भव्य लग रहा है। है भी। ये खास शुभ अवसरों पर किया जाता है। वो जमीन में एक बैनर या आलम गाड़ कर उसके चारों ओर नाचते हैं। ये उनके संस्कृति का एक बहुत ही जीवंत प्रदर्शन है। अद्भुत। चलिए अब आधुनिक साहित्य पर एक और सवाल। मिडनाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास किसने लिखा? ये ऐतिहासिक घटनाओं और जादुई यथार्थवाद के मिश्रण के लिए जाना जाता है। ये मशहूर उपन्यास सलमान रश्दी ने लिखा है। 1981 में प्रकाशित हुई ये किताब एक तरह से भारत के जन्म की कहानी है, लेकिन एक जादुई नजरिए से। कहानी उन बच्चों के बारे में है जो भारत की आजादी के समय पैदा हुए थे, है ना? बिल्कुल। ठीक 15 अगस्त 1947 की आधी रात को। और इन सब बच्चों में कुछ जादुई शक्तियां होती हैं। इसका जो मुख्य पात्र है सलीम सिनाई, उसकी कहानी भारत की कहानी के साथ साथ चलती है। और इसी किताब ने तो बुकर पुरस्कार भी जीता था। सिर्फ बुकर नहीं, इसने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता और बाद में इसे बुकर ऑफ बुकर्स का सम्मान भी मिला। बुकर ऑफ बुकर्स मतलब अब तक के सभी बुकर विजेताओं में श्रेष्ठ। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से। चलिए फिर से संविधान पर लौटते हैं। समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 पर एक सीमा के रूप में उचित वर्गीकरण की अवधारणा किस मामले में स्थापित हुई थी? ये भारतीय कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये अवधारणा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार मामले में 1952 में स्थापित की गई थी। उचित वर्गीकरण, इसका क्या मतलब है? क्या समानता का मतलब ये नहीं कि कानून सबके लिए एक जैसा हो? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था और कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 14 का मतलब पूर्ण समानता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये वर्ग विधान पर रोक लगाता है, मतलब आप मनमाने ढंग से लोगों के समूह नहीं बना सकते, लेकिन ये उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। अच्छा, तो क्या इसका उदाहरण इनकम टैक्स स्लैब हो सकता है, जहां अलग अलग आय वालों के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स हैं? एकदम सही उदाहरण। कोर्ट ने इसके लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वर्गीकरण एक समझने योग्य अंतर यानी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित हो, जैसे आय में अंतर। हाँ, और दूसरी शर्त, उस अंतर का कानून के उद्देश्य के साथ एक तार्किक संबंध, एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए।
टैक्स कानून का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, इसलिए ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लेना तार्किक है। समझ गई। बहुत ही तार्किक व्याख्या है। अगला सवाल भारत की शासन व्यवस्था में एक बड़े बदलाव से जुड़ा है। किस संविधान संशोधन ने राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को अनिवार्य कर दिया? ये था 73rd संविधान संशोधन जो 1992 में आया। इसने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया। इससे पहले ये राज्यों की मर्जी पर होता था। संवैधानिक दर्जा मिलने से असल में क्या बदला? बहुत कुछ बदला। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर 5 साल में पंचायतों के चुनाव कराना अनिवार्य हो गया। महिलाओं और SC/ST समुदायों के लिए सीटें आरक्षित हो गईं और पंचायतों को कुछ शक्तियां और फंड्स भी मिलने लगे। तो मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ? बिल्कुल। इस संशोधन से संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल हैं। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। और आज का आखिरी सवाल फिर से अर्थशास्त्र से। वो कौन सा वक्र यानी कर्व है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दिखाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं? इसे उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। उदासीनता वक्र, नाम थोड़ा अजीब है। नाम अजीब है पर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। मान लीजिए आपको 2 चीजें पसंद हैं, सेब और संतरे। ये वक्र आपको सेब और संतरे के वो सारे कॉम्बिनेशन दिखाएगा जिनसे आपको बराबर की खुशी, मतलब बराबर की संतुष्टि मिलती है। जैसे हो सकता है 10 सेब और 2 संतरे से मुझे उतनी ही खुशी मिले जितनी 6 सेब और 4 संतरे से। बिल्कुल। और क्योंकि आपको इन सभी कॉम्बिनेशन से एक जैसी संतुष्टि मिल रही है, तो आप इनके बीच उदासीन हैं। आपको कोई भी मिल जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब समझिए। इसीलिए इसका नाम उदासीनता वक्र है। जी। और इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे ये मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है और जितना ऊंचा वक्र होता है, संतुष्टि का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। तो आज हमने संविधान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और साहित्य जैसे कई विषयों के सवालों को खंगाला। और हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला सवाल अपने अंदर कितनी गहराई और कितना संदर्भ समेटे होता है। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी सवालों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। चाहे वो संविधान का उचित वर्गीकरण हो या अर्थशास्त्र का संसाधनों का आवंटन हो या फिर मस्तिष्क की जैविक घड़ी हो। हाँ, ये सभी कहीं ना कहीं नियम, प्रणाली और संतुलन की ही तो बात करते हैं। हर क्षेत्र अपने तरीके से एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। और अंत में एक विचार। आज हमने अलग अलग विषयों के तथ्यों को जाना, लेकिन क्या ये जानकारी सिर्फ अलग थलग टुकड़े हैं या ये मिलकर दुनिया को समझने का एक बड़ा नजरिया बनाते हैं? उदाहरण के लिए, क्या उत्पादन करें का आर्थिक सवाल और समानता का कानूनी सवाल, दोनों ही आखिरकार समाज के संसाधनों और अवसरों के बंटवारे से जुड़े गहरे प्रश्न हैं। बहुत सही कहा। इस जुड़ाव पर सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।